नमस्कार, स्वागत है आपका 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे संभल सियासी दंगल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को शहर में निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोक दिया। संभल जिला प्रशासन ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छिपाना चाहती है, इसलिए हमको वहां जाने से रोकने का काम कर रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को शाही जामा मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए संभल जाना था। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने लखनऊ में अपने आवास के बाहर कहा कि गृह सचिव संजय प्रसाद ने उन्हें फोन किया था और उनसे संभल न जाने का अनुरोध किया था। वो समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करने वाले थे। प्रतिनिधिमंडल श्री अखिलेश यादव जी भेज रहे हैं, वो प्रतिनिधिमंडल कोई मुसलमानों के लिए उनकी हमदर्दी नहीं है, खिसके हुए वोट बैंक को बचाने की, अपने साथ लाने की एक असफल कोशिश है। मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि आग में घी डालने का प्रयास मत करो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा आचरण मत करो। जब प्रशासन वहां माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए, वहां पहले जैसी स्थिति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और मामले की सरकार ने न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की कोशिश करना वह एकदम निरर्थक है, व्यर्थ है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ रईस सलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, अगर बात की जाए तो संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह ये संभल हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से संभल एक राजनीति अखाड़ा बन गया है, जिस तरह से संभल एक आग के हवाला हो गया ना, उसके बाद 5 लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर जो राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दावा किया था आज आने के लिए, और 15 सदस्य ये इसमें टीम थी जो कि संभल कुछ करने के लिए आई थी, जिसमें कुछ लोकल के भी सांसद विधायक भी शामिल थे, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी ने 10 दिसंबर तक की भारी जो प्रदेश के लिए रोक लगा दी गई है। साफ दिखाई जा रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर जो है राजनीति का मुद्दा न बन जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो है जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखे जा रहे हैं और लगातार फ्लैश मार्च भी किए जा रहे हैं। आज लगातार जैसे ही 15 सदस्यीय टीम संभल आने का कोशिश कर रही थी, तो सभी जितने सदस्य उनकी जब वहाँ उन्हीं स्थानों पर रोक दिया गया है और लगातार उनकी जो है वहाँ पर गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में ले लिया गया है और आने के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है। लगातार विपक्ष भी इस पर हावी हो रहा है। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं स्वास्थ्य पार्टी वाले, इस पहले कोई अगर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने जो मृतक है उनके लिए 5 लाख रुपए देने का अनाउंस भी किया है। साथ ही साथ सरकार से भी गुहार लगाई है कि जो मृतक हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है दंगे में, उनके परिवार वालों के लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगाई गई है। और अब बात होगी सपा का फरमान, मदद का ऐलान। संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। बताया गया है कि मृतकों के परिजनों के साथ पार्टी की संवेदनाएं हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिजन की मदद करने की घोषणा की है। सहायता राशि परिजन को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे। आपको बता देते चले कि बीते 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में बवाल हो गया था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। यहाँ तक कि डिप्टी एसपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए थे। इसके बाद से वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। दूसरी तरफ मामले में राजनीति भी खूब हो रही है।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जो वहां पर हिंसा में लोग मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बिल्कुल विशाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने इस बात की घोषणा की है कि संभल की हिंसा में जितने भी लोग मारे गए हैं उनके आश्रित परिजनों को 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के फंड की तरफ से दी जाएंगे। और यूपी सरकार से भी अपील की है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए मृतक आश्रित के परिजनों को दिए जाए, ताकि उनकी जो आगे आने वाली जिंदगी है वो सही तरीके से चल सके। और संभल में जो हिंसा हुई है उस पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामी से ये जाने गई है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ मलहम लगा रहे हैं उन मृतक आश्रित के परिजनों पर, ऊपर दूसरी ओर उन्होंने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए ये भी कहा है कि अगर 25 लाख रुपए अगर देती है तो शायद सरकार कुछ अच्छा काम करेगी। जो घटना हुई उसकी जांच तो होगी ही होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि अब आने वाला समय अब विधानसभा चुनाव का है, तो ऐसे में जो भी संभल की घटना में जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनके परिजनों को एक तरीके से साधने का काम कर रही है। और 5-5 लाख रुपए की घोषणा जो की है, ये जरूर अंदाजा लगा जा सकता है कि जल्द ही उनके परिवार के जो परिजन हैं, मृतक आश्रित के जो परिजन हैं, उनसे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और जो चेक के माध्यम से उनकी जो धनराशि है उनको दी जाएगी। हालांकि आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना था माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में तमाम लोगों को, लेकिन हाउस अरेस्ट कर लिया गया था लखनऊ और जिन जिन जनपदों में उनके जो डेलीगेशन के लोग थे। कि संभल के अंदर ये पुलिस अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अभी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना वहां मुनासिब इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी हिंसा पूरी तरीके से रुकी नहीं है, अभी भी माहौल थोड़ा गर्म है। इसलिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब आगे आने वाले समय में जब भी जाएगा तो ये 5-5 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, तो जरूर उनको चेक के माध्यम से मृतक आश्रित परिजनों को ये रकम सौंपी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सपा ने 5-5 लाख रुपए के आर्थिक ऐलान किया है। और अब बात करेंगे शीश महल बहाना केजरीवाल निशाना। कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में न्याय यात्रा के दौरान शीश महल की झांकी पेश की। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीएम हाउस के रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। बता दें कि दिल्ली में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और आप दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले दिनों अपने आधिकारिक आवास 6 फ्लैग रोड स्थित शीश महल बंगले को खाली कर दिया था। दावा किया गया था कि पूर्व सीएम के बंगला खाली किए जाने के बावजूद उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपी गई। इस बात पर पूरा विवाद छिड़ा था। केजरीवाल के आवास शीश महल पर निशाना साधा है कांग्रेस। पार्टी ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान शीश महल की झांकी निकाली। केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे 3 कमरे का मकान काफी है। उन्होंने करोड़ों की लागत से न सिर्फ शीश महल बनाया बल्कि उसमें जो टॉयलेट ब्लॉक भी है उसको भी गोल्ड प्लेटेड करवाने का काम किया। दिल्ली की जनता के सामने इस तरीके के जो कैरेक्टर हैं वो एक्सपोज किए जाने चाहिए। दिल्ली की जनता को मालूम होना चाहिए ये वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की कसम खा के उससे यू टर्न ले लेता है। और अब बात करेंगे उपचुनाव की समीक्षा, नेताओं को फटकार। राजधानी लखनऊ स्थित बीएसपी कार्यालय में मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक की। मायावती ने बीएसपी का वोट प्रतिशत कम होने पर नेताओं को तलब किया। इतना ही नहीं, खबर है कि मायावती ने आज बैठक में नेताओं को जमकर लताड़ भी लगाई। बैठक में बसपा सुप्रीमो ने नेताओं की जमकर
क्लास ली। उन्होंने नेताओं से पूछा वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ, साथ ही यह भी पूछा कि बीएसपी का विजन जनता तक क्यों नहीं पहुंचा। जाहिर है कि मायावती अब बड़ा एक्शन ले सकती हैं। पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना है। सर आज कंटिन्यू हार के बाद से जो है माधवी जी ने क्या जिला निर्देश जो दिए गए क्या निर्देश दिए गए आपको? ग्रास रूट पार्टी के बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ। संदीप, अगर बात की जाए सबसे पहले तो बड़ा सवाल जो मायावती ने से हम लोग पूछा करते थे, आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिया कि वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विशाल, कहा जा सकता है कि अब से कई चुनाव हमने देखे हैं जिस तरीके से बसपा का जो ग्राफ है, जो उनका अपना वोटर बैंक है, जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन कम होता नजर आ रहा है। हम 2014 के चुनाव की अगर हम चर्चा कर ले तो वहां भी उनका ग्राफ जो है गिरता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ हम अगर 2017 के चुनाव पे, 2019 के चुनाव पे, 2022 के चुनाव और अब 2024 के लोकसभा के चुनाव, फिर इसके बाद चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं विधानसभा की, तो निश्चित तौर पे लगातार बसपा का जो एक उनका अपना वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया है इन परसेंटेज में। शायद यही वजह रही है कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की है अपने पार्टी कार्यालय में, जहां पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को बुलाया गया था और साफ तौर पे सवाल करती हुई नजर आई है कि किस तरीके से इस बार हम लोगों का वोट प्रतिशत जो है घटा है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बसपा का वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, बसपा नई रणनीतियों के साथ में अपने पदाधिकारियों का संबोधन नहीं कर पा रही है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही साथ जो एक जमीनी स्तर पर जो कभी कार्यकर्ता जुट करके काम किया करते थे वो आज नहीं दिखाई दे रहे। ये सारी वजह जो है आज इस बैठक में सामने देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ में सोशल मीडिया का आज का जो जमाना चल रहा है उस पर किसी तरीके से जो है बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं या बीएसपी के जो नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्टिव रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ में कुछ और निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पे आगामी 2027 की तैयारियां कैसे की जानी है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है बीएसपी को, वो सारी रणनीतियों पर चर्चा की है। खास तौर पे उत्तराखंड में जिस तरीके से पदाधिकारियों के साथ बैठक की है वहां पे चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगभग जीत हासिल की है। आप सोचिए कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीता है और जो लड़ाई जो थी उत्तर प्रदेश की खासतौर पे उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की थी। बसपा सुप्रीमो कहीं न कहीं दूर तक नजर नहीं आई। तो ये सब एक कारण रहा है जिसकी वजह से आज ये बैठक संपन्न हुई है। जी, और एक चीज़ और भी है, मैं जैसे कि देख रहा था बड़े एक्शन को लेकर बात कही जा रही, तो कब तक माना जाए क्या पूरी प्रदेश कार्यकारिणी में फिर बदलाव देखने को मिलेगा बसपा की? देखिए बिल्कुल, पिछले कई सालों से अगर हमने देखा तो बसपा के जो पुराने कैंडिडेट थे या कह सकते हैं जो पुराने जिलाध्यक्ष थे वो काफी लंबे समय से एक ही पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और वो पार्टी का प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि जिस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी तैयारियां करती थी, एक समय 2007 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से बसपा ने अपने कैंडिडेट को मजबूत किया था और बूथ स्तर पर मजबूती से, लेकिन वो अब इस समय फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। उस पर भी जो है बदलाव करने की तैयारी मायावती बना रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बीएसपी एक बड़ा बदलाव अपने पार्टी में करेंगी, क्योंकि जिस तरह जो जिला अध्यक्ष की शिकायतें लगातार मिल रही है उनको पार्टी से निकाला जाएगा या कुछ नए चेहरों को फिर से जो है इसमें शामिल किया जाएगा। एक बार फिर यूथ की तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती बढ़ती हुई इस चुनाव के बाद से नजर आएंगी, क्योंकि 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में बीएसपी कोई कमी कसर नहीं करना चाहती कोई किसी प्रकार से, कि किसी प्रकार से जो 27 की तैयारियां है वो बेहतर तरीके से हो सके, तो जो लड़ाई हो वो सीधे जो है बीजेपी से होती हुई नजर आए। तो ये जो समीकरण बैठाएगी बीएसपी वो नए तरीके से समीकरण बनाने का प्रयास करेगी। इसमें कुछ पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगी और कुछ को नई जिम्मेदारियां देंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे विधायक पद की शपथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात होगी विधायक पद की शपथ की। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में पिछले हफ्ते हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के आशा नौटियाल ने विधायक पद की शपथ ली। राज्य विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पार्टी उम्मीदवार और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को 5,622 मतों से हराया था। बता दें कि आशा नौटियाल ने तीसरी बार इस सीट पर जीत हासिल की है। वह 2002 और 2007 में भी केदारनाथ से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई थी। वहीं ये लगातार दूसरी बार है जब कांग्रेस को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मनोज रावत बीजेपी की शैला रानी रावत और निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के जुलाई में निधन के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया था। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था और 57.64% मतदान दर्ज किया गया था। सभी देवतुल्य मतदाताओं का, केदारनाथ विधानसभा की सभी सम्भ्रांत जनता का, कार्यकर्ताओं का, अपने उच्च राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन उनकी वजह से ही मुझे मिला है और निश्चित तौर पर केदारनाथ विधानसभा की जनता ने वहाँ के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय आ रहा है अब तो क्योंकि केदारनाथ में लगातार 2 बार हारना और आशा नौटियाल के लिए एक फिर से वापसी है और राज्य की जो विधानसभा की जनता है उसको कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की शिकायत थी वो पूरी करेंगी। अंकित, विशाल आपने सही कर देखिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सोचनीय विषय है। जिस तरीके से मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल करी थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला, जबकि कांग्रेस ये जानती थी कि केदारनाथ की जो विधानसभा है वो परंपरागत बीजेपी की सीट है और जो विधायक भी वहां से रही थी वो भी भाजपा की ही विधायक थी, शैला रानी रावत, जिनका की निधन हो गया था और उसके बाद ये केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस गति के साथ जिस मजबूती के साथ इस चुनावी दंगल को लड़ना था, कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिली और यही वजह है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मनोज रावत, वो करीब 5,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए ये काफी सोचने विषय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से धनबल का, बाहुबल का, सत्ता का, कई तरीके से ईवीएम की बात करें तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि ये उसकी जीत थी, लेकिन निश्चित ही केदारनाथ के जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें विशेष तौर पर आगे अपने फ्यूचर के लिए चिंतन करना पड़ेगा। और अगर हम 2022 की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यही प्रत्याशी थे जो कि तीसरे पायदान पर आए थे। निर्दलीय प्रत्याशी भी जो कुलदीप रावत हैं, जो कि अब भाजपा में चले गए, वो भी दूसरे पायदान पर थे। तो अगर आप मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद तीसरे पायदान पर आ रहे हैं तो निश्चित ये चिंता की बात है और उसके बाद दोबारा आपके प्रत्याशी जो है वो हार का सामना करते हैं। तो कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं एक सेकंड लीडरशिप की भी कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी में कांग्रेस को अपने हारे हुए प्रत्याशी को ही कैंडिडेट जो है वो दोबारा बनाना पड़ रहा है। ऐसे में केदारनाथ के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी से क्या सबक लेती है इस पर अभी सबकी निगाहें, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने का विषय तो जरूर ही केदारनाथ का उपचुनाव के जो परिणाम है वो जरूर कांग्रेस के लिए सोचने के परिणाम बन गए हैं। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए आपका।
और अब बात होगी बुलेट ट्रेन के सपना होगा साकार। पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के करीब 321 गांव से जमीन अधिग्रहण करेगी। अब युद्ध स्तर पर सर्वे शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में हाई स्पीड रेल लाइन के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक का 465 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा करेगी। केंद्र सरकार पंजाब के कुल 186 गांव के जमीन अधिग्रहण करेगी, जिसमें मोहाली के 39, जालंधर के 49, लुधियाना के 37, अमृतसर के 22, फतेहगढ़ साहिब के 25, कपूरथला के 12 तथा तरन तारण व रूपनगर जिले के एक गांव शामिल है। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।